अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं उसामा असलम और आप देख रहे हैं ट्रेड विद उसामा। आज की वीडियो में हम गनी डेयरीज के आईपीओ को डिस्कस करेंगे। गनी डेयरीज के आईपीओ से पहले हम मिल्किंग बिजनेस और उसके यूनिट इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में गनी डेयरीज की आईपीओ प्रोसेस को समझेंगे और इनकी यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ताकि एज एन इन्वेस्टर हम कंपनी को सिर्फ नाम से नहीं, नंबर्स और लॉजिक से अंडरस्टैंड कर सकें। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गनी डेयरीज को समझने की कोशिश करते हैं कि गनी डेयरीज का कोर बिजनेस क्या है। गनी डेयरीज का कोर बिजनेस कॉरपोरेट डेयरी फार्मिंग है। कॉरपोरेट डेयरी फार्मिंग का मकसद ये है कि इनका जो मेन बिजनेस है वो प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश रो मिल्क है एंड सप्लायर्स को वो मिल्क सप्लाई करना है। अगर इनके फार्म की लोकेशन देखी जाए तो इनकी फार्म की लोकेशन डिस्ट्रिक्ट खुशाब पंजाब में लोकेटेड है। इनका फार्म में काफी चीजें इंटरनेशनल एक्यूब हैं, जिसमें फीड मिक्सर्स, ऑटोमेटेड मिल्किंग पॉलर्स एंड हीट एक्सचेंजर कूलिंग सिस्टम एक्यूब्ड है। अगर देखा जाए एक फार्म के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो हर्ड मैनेजमेंट होता है, जिसके लिए इन्होंने डिजिटल हर्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अपने फार्म में। और डिटेल समझने के लिए सबसे पहले हम मिल्किंग बिजनेस को समझते हैं कि मिल्किंग बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट होता है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो मिल्किंग बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट इकोनॉमिक्स समझना की जरूरी है कि एक मिल्किंग बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जीपी मार्जिन है। जीपी मार्जिन का मकसद ये है कि एक मिल्क प्रोड्यूस कितने में हो रहा है और आगे सेल कितने में हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ज्यादातर मिल्किंग बिजनेस इस पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हर्ट्स, कि जो भी फॉर्म है उसमें मिल्किंग काउस की नंबर्स कितने हैं और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो टोटल हर्ट्स कितने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रॉ मटेरियल। किसी भी मिल्किंग बिजनेस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एज एन कॉस्ट इनपुट होते हैं। सबसे पहले लाइव स्टॉक, यानी कि जो आपके पास काव हर्ड्स हैं उनका फूड, जिसमें आपकी ग्रीन्स विटामिन्स वगैरह आ जाते हैं। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वेटरनिटी वैक्सीन्स एंड मेडिसन्स। एंड थर्ड एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट होती है वो यूटिलिटी एंड एनर्जी कॉस्ट होती है। तो अगर कोई एक बिजनेस इन तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर अच्छे से काम करे तो वो मिल्किंग बिजनेस ग्रॉस जीपी मार्जिन भी उसका इंक्रीज होगा और नेट प्रॉफिट भी मार्जिन हो इंक्रीज होगा। तो आज हम गनी डेयरीज के बिजनेस को समझते हैं। अगर हम गनी डेयरीज के बिजनेस को समझें तो गनी डेयरीज का जीपी मार्जिन लास्ट 24 फिजिकल ईयर में 11% था, जो कि फिजिकल ईयर 25 के अंदर इंक्रीज करके 34% हो गया है। यानी कि गनी डेयरीज जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जीपी मार्जिन, वो प्रॉफिट है और वो इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। सेकंड अगर स्टेप देखा जाए मिल्किंग काउस, तो गनी डेयरीज की टोटल हर्ड्स में से 50% मिल्किंग काउस हैं एंड 50% इन फ्यूचर मिल्किंग काउस होंगी। तो इसका मकसद ये है कि इनकी जो मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्ट है वो
फ्यूचर के अंदर भी इंप्रूव होगी और करंट के अंदर भी आपके पास अवेलेबल हैं। सेकंड देखी जाए कॉस्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट रॉ मटेरियल की है, क्योंकि ये कोई भी मिल्किंग बिजनेस ये सारी कॉस्ट जिसके अंदर लाइव स्टॉक्स, आपकी वैक्सीनेशंस एंड यूटिलिटी सप्लायर से आउटसोर्स कर रहे होते हैं। गनी डेरीज ने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर शो किया है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ किए हैं रफान मिस, जिसके अंदर उन्हें सप्लाई होगी लिव स्टॉक फीड एंड वेटरनिटी एंड वैक्सीन्स के लिए। इन्होंने लकी कोर इंडस्ट्रीज जैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं ताकि सप्लाई के अंदर कोई परेशानी ना हो। सेकेंडली, इन्होंने एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लास्ट ईयर 1.6 मेगावाट का सोलर एनर्जी सिस्टम लगाया है। इसका मकसद ये है कि अगर इन फ्यूचर गनी डेरीज रॉ मटेरियल की कॉस्ट को और डिक्रीज कर दें तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखा जाता है कि गनी डेयरीज के जो सबसे ज्यादा लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, यानी कि गनी डेयरीज सबसे पहले रॉ मिल्क प्रोड्यूस करता है और उन्हें 95% एक लीडिंग इंडस्ट्री जाइंट को सप्लाई कर देता है, जिसमें नेस्ले, फौजी फूड्स एंड आईआरसी डेयरी प्राइवेट लिमिटेड है। अगर देखा जाए, नेस्ले को तकरीबन तकरीबन 95% सप्लाई होती है, रिमेनिंग 4 to 5% बीच में आईआरसी एंड फौजी फूड्स में सप्लाई होती है। लेकिन 95% जो रॉ मिल्क है वो नेस्ले को सप्लाई कर दिया जाता है और नेस्ले इसे पैकेज्ड प्रोडक्ट बनाकर आगे सेल कर देता है। तो एक आईपीओ के अंदर समझने की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका कस्टमर बेस देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो गनी डेयरीज का कस्टमर बेस एक स्ट्रॉन्ग लिस्टेड क्लाइंट है। सेकंड स्लाइड के ऊपर चलते हैं। गनी डेयरीज के आईपीओ के पर्पस क्या हैं? तो सबसे पहले गनी डेयरीज का मेन आईपीओ पर्पस है कि ये एक्सपेंशन करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग लैंड को 4,32,000 से 8,73,000 स्क्वायर फीट, यानी कि ये अपने फार्म को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसके लिए इस एक्सपेंशन से इनकी जो रॉ मिल्क की प्रोडक्शन है वो 17,840 से 33,570 तक इंक्रीज हो सकती है। यानी कि एक मिल्किंग बिजनेस में जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सेल्स का इंक्रीज होना, जो कि टोटली डिपेंड करती है रॉ मिल्क की प्रोडक्शन के ऊपर। तो एक एक्सपेंशन की वजह से जो इनकी जो रॉ मिल्क है वो 17,840 से 33,570 तक इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर शो किया है कि ये इंडक्शन ऑफ 1,250 काउस भी इंक्लूड करेंगे, जिसकी वजह से इनकी रॉ मिल्क की प्रोडक्शन 17,840 से 33,570 तक इंक्रीज हो सकती है। अगर देखा जाए तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपके साथ एक चार्ट शो किया है, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो आपके इन्हें आईपीओ फंड्स होंगे वो किधर किधर इन आईपीओ फंड्स आईपीओ प्रोसीड्स को यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट 36% आपकी एक्सपेंशन साइट के ऊपर एक्यूब होगा। सेकंड ऑप्शन 38% बायोलॉजिकल एसिड्स यानी कि इंडक्शंस ऑफ काउ के अंदर इनकर्ड होगा। उसके बाद ये कुछ एलिमेंट 5.4% वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे एंड 19.2% रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी एंड सोलर एनर्जी के सोलर प्लांट की यूटिलाइजेशन के अंदर भी यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि गनी डेयरीज का
जो नेक्स्ट 2028 का विजन है वो है 38,371 मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना। आप क्या समझते हैं, क्या गनी डेयरीज फिस्कल ईयर 2028 तक ये टारगेट अचीव कर सकता है? एक आईपीओ जब भी लॉन्च होता है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये देखा जाता है कि वो जो उन्हें फंड्स मिलेंगे उसका पर्पस क्या है, यूटिलाइजेशन का पर्पस क्या है, और वो फंड्स कहाँ कहाँ पर इंक्रीज होंगे। आपको क्या लगता है कि गनी डेयरीज इन फंड्स को जो यूटिलाइज कर रहा है वो सही जगह पे कर रहा है या नहीं कर रहा, और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।